एवरीवन, जिन भी बच्चों का गोल ये है ना यहाँ तक पहुँचने का, ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है और साथ साथ मैं बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अभी जुलाई चल रहा है और अब तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था, बट स्टिल जिन बच्चों का सिलेबस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा सीरियसनेस एंड फोकस दिखाना पड़ेगा अगर आपका गोल ये है। बाकी अगर आपको ईजी लाइफ चाहिए तो आपको फिर ये चीज़ नहीं मिलेगी है ना, दोनों चीज़ें एक साथ आपको नहीं मिल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 12th के करने वाले हैं एंड इसमें इस तरीके से करेंगे मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कवर कर पाएँ। हम मिनिमम टाइम में इन सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे आपका क्वालिटी टाइम चाहिए होगा जिसमें आप सभी बच्चे सीरियसनेस के साथ एक गो में इस पूरी वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो को कोई भी एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं देखेगा। आपके पास कॉपी पेन एंड एक शांत जगह आपके पास होनी चाहिए जहाँ पर आप सीरियस वे में प्रॉपर इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं इस पूरी वीडियो को देखकर। एंड आज की डेट में यहाँ देखो, ये गोल आपका लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल आपका ये होना चाहिए कि आज की डेट में मेरा गोल ये है कि ये वीडियो कंप्लीट करके चैप्टर 2 आज मेरा फिनिश हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये वो टॉपिक्स की लिस्ट है जो हम आज की डेट में 2 जुलाई 2026 को कवर करने वाले हैं एंड आज की डेट में ही ये सारे टॉपिक्स आपके भी कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो उस लिस्ट में आते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी देखेंगे एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब एंड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल, ये 2 देखने वाले थे। तो ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, वो बिल्कुल आपने जैसे 10th में रेजिस्टेंसेस के केस में सीरीज पैरेलल देखे थे, एग्जैक्टली वही होने वाला है। तो सबसे पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें डायग्राम कैसे बनता है एंड उसको सोल्व कैसे करते थे। जैसा अगर वो समझ में आ गया तो इसमें भी वही सिमिलर स्टेप होने वाले हैं एग्जैक्टली। तो पहले वो देख लेते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी सीरीज की बात करते हैं तो वोल्टेज डिफरेंट होता है, पैरेलल की बात करते हैं तो करंट डिफरेंट। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। ओम्स लॉ से याद रख सकते हो V इक्वल्स टू आई आर। तो सीरीज के केस में वोल्टेज डिफरेंट एंड पैरेलल के केस में करंट डिफरेंट। एक चीज़ याद रख लो, दूसरे के केस में आप उसका दूसरा वाला ले लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब देखो, जब डायग्राम की बात करते हैं ना, जो डायग्राम इसमें बनेगा वही कैपेसिटर वाले में बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो देखो, इसमें सीरीज वाले केस में क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस को सीरीज में रखना है ना, तो इसलिए सारे रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 इनको एक लाइन में रख दिया। अब मैंने बताया था सीरीज के केस में वोल्टेज डिफरेंट होती है, इसलिए V1, V2, V3 एंड जो करंट हमने यहाँ जो बैटरी लगा रखी है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, तो इसलिए देखो I करंट भेज रहे हैं, R1 के बाद भी आई है, उसके बाद भी आई है एंड ओवरऑल इसके बाहर निकल रहा है तभी भी आई है। तो यानी कि करंट रिमेन सेम इन केस ऑफ सीरीज डायग्राम। जब हम पैरेलल की बात करते हैं ना, देखो पैरेलल का डायग्राम इस टाइप से होता है, रेजिस्टेंसेस सारे पैरेलल में लगा दिए हैं, करंट इस बार देखो यहाँ से I आ रहा है, फिर ये जो है इस पॉइंट पर आकर A पॉइंट मान लेते हैं इसे, इस A पॉइंट पर आकर ये करंट I जो है डिवाइड हो गया I1, I2 एंड I3 इन रेजिस्टेंसेज में। फिर जब ये यहाँ तक आया, इसमें भी I1, I2, I3 और जब इस B पॉइंट पर ये सारे करंट मिले हैं I1, I2 एंड I3, तो टोटल मिलके ये करंट वापस I बन गया है। क्लियर है? तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो, सीरीज एंड पैरेलल, इन दोनों की ना हम डेरिवेशन देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, एक साइड में करूंगी सीरीज का, एक साइड में करूंगी पैरेलल का, ठीक है ना। देखो, सीरीज के केस में मैंने बताया था जो टोटल वोल्टेज बनता है ना, वो डिफरेंट V1, V2 एंड V3 की हेल्प से बनेगा, क्योंकि सीरीज के केस में वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। तो जो चीज़ डिफरेंट होती है ना, उसका हमें रिजल्टेंट निकालते हैं, सबसे मेन स्टेप ये होता है हमारा। तो हमने ये कर दिया। अब पैरेलल के केस में मेन स्टेप क्या रहने वाला है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखो, ओम्स लॉ लगाना है आपको। ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब हम V1 की वैल्यू रखेंगे तो I तो हर बार कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2 एंड V3 हो जाएगा IR3। चलो ये तो आपने कर लिया, लेकिन V क्या होगा, V हो जाएगा IRS, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो RS यहाँ से सब में से I कांस्टेंट कर लो, तो यहाँ बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से I कैंसिल, तो RS बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया? अब दूसरा स्टेप है, फटाफट करके फिर बताती हूँ।
देखो भाई, जैसे हमने सीरीज़ के केस में किया था वैसा ही हमारा पैरेलल के केस में होगा। मैंने बताया था जो चीज़ डिफरेंट होती है, जैसे पैरेलल केस में करंट डिफरेंट, तो करंट का रेजिस्ट टोटल कर लिया हमने, रिजल्टेंट निकाल लिया, कैपिटल आई से हो गया वो, ठीक है। अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर होता है। आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, V बाय आर। अब देखो V तो कॉन्स्टेंट है पैरेलल में, तो V बाय आर पी इक्वल्स टू V बाय आर वन, V बाय आर टू, V बाय आर थ्री। V कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिया, कैंसिल हो गया, ये बन गया, ठीक है। अभी आपको सीरीज एंड पैरेलल के केस में डेरिवेशन करनी भी आ गई होगी, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। कैपेसिटर वाले की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर में भी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो देखो पहले इसका डायग्राम देख लो। सीरीज, जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में रख रहे थे तो सारे रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 एक लाइन में थे, ऐसे ही हम कैपेसिटेंस को सीरीज में रख रहे हैं। तो देखो एक कैपेसिटर का सिंबल होता है जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है। एक पर होता है प्लस क्यू चार्ज, एक पर होता है माइनस क्यू चार्ज, और दोनों इक्वल होते हैं। जैसे इस प्लेट पर जितना चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज जितना भी होगा, उतना ही माइनस क्यू चार्ज इस दूसरी वाली प्लेट पर होगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके का साइन जो है कैपेसिटर का होता है। तो देखो C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3, इन तीनों को एक लाइन में जोड़ दिया तो ये हो गया सीरीज का डायग्राम। जब हम इन तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये पैरेलल का डायग्राम हो गया। तो आपको डायग्राम तो समझ में आ गए होंगे। अब मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस में जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं सीरीज का तो उस केस में वोल्टेज डिफरेंट थी, जब हम पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस केस में करंट डिफरेंट था। ऐसे ही कैपेसिटर में जब सीरीज वाला कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपका वोल्टेज डिफरेंट है सेम तरीके से। एंड पैरेलल के केस में पैरेलल कैपेसिटर वाला कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो चार्ज डिफरेंट होता है इस बार, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर करंट नहीं होता, उससे चार्ज हम स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं। एक ऐसा डिवाइस है ये, ठीक है। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा चार्ज डिफरेंट होता है। तो इसीलिए देखो जो डिफरेंट होता है उनका हमें सम करना होता है। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू V1 V2 V3 इनका सम कर लिया सीरीज में। पैरेलल में हमने क्या किया, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो जैसे वहाँ पर हमने क्या किया था, ओम्स लॉ यूज़ किया था V इक्वल्स टू आई आर करके। इसमें हमें क्या करना है, कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज़ करना है। वो क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V। अब देखो यहाँ पर V1 V2 V3 की वैल्यू डाल लेना, तो V की वैल्यू कैसे निकलेगी, Q बाई C1। C1 क्यों, क्योंकि तीन कैपेसिटर है ना अलग अलग, इसलिए Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। एंड इधर क्या होगा, Q बाई CS मीन्स कैपेसिटर इन सीरीज की टोटल। अब देखो Q यहाँ से कॉमन निकाल लिया, बाद में जाके कट जाएगा। तो हमारे पास कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला क्या बना, ये वाला। ऐसे ही पैरेलल के केस में यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, CV, यानी VC1 VC2 VC3, और इधर VCP। V कॉमन है, इधर कट जाएगा बाद में जाके, तो उसका फॉर्मूला बन गया ये। तो आपको ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हम सेकेंड टॉपिक पर आ गए हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो देखो क्योंकि इसका नेम हमें सजेस्ट कर रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मींस कैपेसिटर की जो प्लेट्स होंगी उन्हें हमें पैरेलल रखना है, ठीक है। तो हमने दो पैरेलल प्लेट्स ले लिए हैं। अब देखो एक पर हमने प्लस क्यू चार्ज डाला है। अब क्योंकि एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरी प्लेट पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ऑपोजिट चार्ज, यानी कि यहाँ पर माइनस चार्ज इस साइड आ गया है और इसका जो प्लस चार्ज था वो दूसरी इस वाली साइड है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लस चार्ज है और उसको हमने अर्थ कर रखा है इस सेकेंड वाली प्लेट को, तो वो जो सारा प्लस चार्ज था ना वो इस अर्थिंग में चला गया। तो अब यहाँ पर बचा सिर्फ नेगेटिव चार्ज, और जितना नेगेटिव चार्ज है ना वो बिल्कुल इक्वल होगा जितना पॉजिटिव चार्ज इस फर्स्ट वाली प्लेट के अंदर है। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस फर्स्ट प्लेट का एरिया A है, सेकंड प्लेट का एरिया A है, एंड इन दोनों प्लेट को क्योंकि हमने पैरेलली रखा है तो इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन है हमारा, है ना, तो उसको हमने D से कंसिडर किया है। अब देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, एंड इन प्लेट्स के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अब देखो ये पैरेलल प्लेट क्योंकि इस पर चार्ज है तो इसमें कुछ डेंसिटी होगी, तो उसको हम बोल रहे हैं सिग्मा, एंड इधर हो गया माइनस सिग्मा। क्लियर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो अब हम इस कैपेसिटर का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। अब देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एग्जिस्ट करती है, पर कितनी करते हैं पहले हम वो चेक कर लेते हैं। जब भी हमारे पास एक थीन शीट होती है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, तो उस केस में हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, और वो होती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इस पर एक प्लेट पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, दो प्लेट है लेकिन अभी तो हमारे पास, तो इनका जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, जब हम दोनों प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर देंगे, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E की वैल्यू ये आ चुकी है अभी हमारे पास। ये क्लियर है। अब देखो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इनके बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है। अब देखो
हमारे पास कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, है ना। तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए ना हमें V चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे पास E है, तो यानी कि पहले V को निकालना पड़ेगा, तब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड तब हमें इस कैपेसिटर की वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले V कैसे निकलेगा, अब देखो हमें पता है V इक्वल्स टू होता है W बाई क्यू, एंड W क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FD चार्ज एज इट इज। अब चार्ज को हम फोर्स की टर्म में निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इधर बता रही हूँ मैं, ये आपको लर्न करना है फॉर्मूला, लर्न कैसे निकालोगे भी चार्ज को, F इक्वल्स टू होता है क्यू ई। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालना है तो F बाई ई हो जाएगा। अब ये Q की जगह पर ये चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो FD एज इट इज, यहाँ F बाई ई, ये F कैंसिल हो जाएगा तो और E ऊपर आ जाएगा D के पास, तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ED, ठीक है। और E की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, तो V की पहले पूरी वैल्यू निकालते हैं। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, V इक्वल्स टू ED था एंड E था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इंटू D। अब देखो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे Q बाय एरिया, है ना, और एप्सिलॉन नोट और D। तो ये टोटल V की वैल्यू निकली है। अब हम इस V की वैल्यू को कैपेसिटर वाले में रख देते हैं, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो V की जगह हम रखते हैं इसको, तो जगह QD बाय ए एप्सिलॉन नोट, ये बड़ा लगा देते हैं ताकि पता चले कि इसके नीचे हैं ये दोनों वैल्यू। अब देखो Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नोट चला जाएगा ऊपर अपॉन D, तो यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नोट बाय D। क्लियर है, दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सक्सेसफुली, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन सीरीज पैरेलल बोथ। उसके बाद हमने यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C का फॉर्मूला यहाँ पे देखा था क्या आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं एनर्जी कितनी स्टोर होगी किसी कैपेसिटर के अंदर। तो एनर्जी निकालने के लिए देखो, एनर्जी वर्क एक ही बात होती है, तो एनर्जी निकालने के लिए हम वर्क देखेंगे, और वर्क कब का देखेंगे, किस टाइम पर। देखो हमने क्या किया है, कैपेसिटर लिया है एंड उसको बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। देखो इनिशियली हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि इस कैपेसिटर के अंदर कोई चार्जिंग नहीं है, एंड हम यहाँ से जो V वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं बैटरी के थ्रू, उससे हम इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। क्लियर है, तो उसको चार्ज करते टाइम जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही एनर्जी स्टोर्ड होगी। आपको एक चीज़ समझनी होगी, इस बैटरी से एकदम तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाएगा, तो हम सोचेंगे कि स्मॉल DQ अमाउंट चार्ज जो है इस इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, एंड उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट में आपका वर्क डन भी हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हमारा DQ चार्ज इसमें जाएगा तो फर्स्ट प्लेट पे प्लस Q चार्ज है एंड सेकंड पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा साइड में। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लस से माइनस की डायरेक्शन में होगी। अब देखो जब हम इसे चार्ज कर रहे होते हैं ना, तो उस कंडीशन में इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता होगा, तो इसीलिए उसको हम बोल देते हैं V से। तो हमें समझ में आ चुका है कि जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उस टाइम पर उसकी जो दोनों प्लेट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा उसकी हेल्प से हम कुछ वो जो हमें एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है ना, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल है एंड जो वर्क है उनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, आपको दिख रहा हो, ठीक है। एंड यहाँ से अगर W निकालेंगे, स्मॉल क्यू लिख लेते हैं इसे, तो यहाँ से अगर W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। एंड कैपेसिटर का एक फॉर्मूला होता है विच इज C इक्वल्स टू Q बाई V। तो ये जो अगर यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C। तो ये जो V की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो W हो जाएगा Q बाई C इंटू Q। अब देखो इंटू Q, देखो ये तो हमने क्या किया है, हमने टोटल चार्ज की बात की है तो इसलिए टोटल वर्क डन निकल गया। लेकिन देखो जैसे ही वोल्टेज हमने कैपेसिटर में लगाया तो एकदम से तो वो चार्ज हो नहीं जाएगा कैपेसिटर हमारा, तो इसीलिए वो स्मॉल इंस्टॉलमेंट में हमारी चार्जिंग होगी। तो हमारा जो कैपेसिटर है वो स्मॉल इंस्टॉलमेंट में ही चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल वर्क डन होगा, बाकी Q बाई C एज इट इज़। अब ये स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल वर्क डन है, हमें टोटल वर्क डन निकालना है। हमें स्मॉल के लिए पता है तो टोटल निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं ऑलवेज, तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमें समझना है कि लिमिट क्या रख सकते हैं हम। लिमिट होगी कि इनिशियली कोई चार्ज नहीं है एंड टोटल चार्ज है Q, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लिमिट्स लगाएंगे इंटीग्रेशन की। तो जब DW को इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल वर्क डन आ जाता है। एंड इधर देखो ये जो C है ये कांस्टेंट हो जाएगा,
एंड इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब Q का ही इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि Q को डी क्यू, देखो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं ना उसको देखना होता है, बाकी चीज़ें हमारे लिए कॉन्स्टेंट कंसिडर हो जाती हैं। तो यानी कि C हमारा बाहर आ जाएगा। तो जब Q का विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है, जैसे Q है तो Q बेस एंड उसकी पावर n+1 कर दो एंड अपॉन n+1 कर दो, ठीक है। वो इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन रिजोल्व होता है। तो Q की पावर ऑलरेडी एक 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे Q²/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम इसमें लगाएंगे लिमिट 0 से कैपिटल Q, तो हो जाएगा 1/c Q²। अब ये जो 2 है ना ये भी हमने बाहर कर लिया है, ठीक है। Q² - 0, Q की जगह 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा Q²/2c। ये हमारा वर्क डन है। अब देखो हमें पता है कैपेसिटर का फॉर्मूला वापस यूज़ करेंगे। ये देखो C = QV, C = QV है। अब जो Q है उसकी जगह पे यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एक बार, और एक बार C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इन टोटल हमारे पास 3 रिलेशन निकलेंगे। कैसे, एक तो ये निकल चुका है, इसे मान लो। अब इसमें ही एक बार Q की वैल्यू रख रहे हैं, Q = CV। तो ये वर्क क्या बन जाएगा हमारे पास, CV का C² V², क्योंकि स्क्वायर है इसका, अपॉन 2C। एक C से ही कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा CV²/2। एक वर्क की वैल्यू आ गई है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी फर्स्ट वाले में C की वैल्यू रख देते हैं इसी फॉर्मूले से सेम। तो हमारे पास इस बार क्या हो जाएगा, जब हम C की वैल्यू रखते हैं Q/C, Q/V, तो इस बार इसमें वापस रख के देखते हैं। तो इस बार हमारा क्या बन जाएगा, W = Q²/2 इंटू Q/V। और देखो ये Q से Q कैंसिल एंड ऊपर चला जाएगा तो जाएगा VQ। तो W = VQ/2। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बन चुका है। तो इस तरीके से हमारे 3 वर्क 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो जो एनर्जी डेंसिटी है उसको हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी को हम U से लिखते हैं, स्मॉल u से, एंड जो हमारी टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको कैपिटल U से लिखेंगे, एंड वॉल्यूम को लिखेंगे V से। ये जो एनर्जी है ना ये हमने अभी निकाली है पिछले टॉपिक में, वो होती है ½ CV²। 3 थे, हमने उनमें से एक ये वाला कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे V जो है V यानी कि वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ D, ठीक है। अब देखो यहाँ जो हमारा C है यानी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C की वैल्यू क्या होती है, ε0 A/D। अब यहाँ पे V की वैल्यू होती है ED। ये मैंने आपको सिखाया था, नहीं आता है तो मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। रिकॉल इसमें क्या था, देखो V यानी कि पोटेंशियल को हम वर्क डन की हेल्प से कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन चार्ज, एंड वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज को होता है फोर्स होता है Q इंटू E। तो यहाँ से एक चार्ज कैसे निकलेगा, फोर्स/E। ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा ED, क्योंकि ये जो है ऊपर चला जाएगा। तो V की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू में पता चल गई, C की पता चल गई, इसमें डाल देंगे, और जो लेंथ इंटू ब्रेथ है ये बन जाएगा एरिया। तो हमने क्या किया है, सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी हैं जो हमने यहाँ लिखी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन चुका है। तो देखो 1/2 C की जगह आ गया ये वैल्यू, एंड V की जगह आ गया ED। तो क्योंकि इसका स्क्वायर था तो E² D² कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ को A लिख दिया एंड D, ठीक है। अब देखो जो कटता है उसे काट देते हैं, तो D से D कट जाएगा, एक D से एक और बार कट जाएगा। अब क्या बचा, एरिया, ये भी कट गया। तो हमारे पास बचा 1/2 ε0 E²U, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया एनर्जी डेंसिटी का। तो इस तरीके से अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये। टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। मतलब हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड उसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब रखी हुई है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा हमें वो फाइंड करना है। अब देखो नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है वो हम निकाल चुके हैं। अब हम एक सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें हम कंडक्टिंग स्लैब को इसके अंदर रख रहे हैं एंड तब कैपेसिटेंस को चेक कर रहे हैं। फिर जो कैपेसिटेंस जो भी निकलेगा उसको हम पिछले वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले कैपेसिटेंस से रिलेट करेंगे और चेक करेंगे कि किस केस में
कम है, किस केस में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसको करने के लिए हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट्स ले ली कैपेसिटर की एंड इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब रख दिया। अब देखो क्योंकि स्लैब जो है कंडक्टिंग नेचर की है, तो कंडक्टर के केस में कोई भी चार्ज अंदर नहीं रहता है, सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, इसलिए सारा चार्ज जो है इसके सरफेस पे आ चुका है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें 0। अब देखो क्योंकि इस वाली फर्स्ट प्लेट की अगर हम बात करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इस वाली कंडक्टिंग स्लैब का जो नेगेटिव चार्ज है वो इंड्यूस्ड हो गया इस प्लस की वजह से, तो इसलिए वो सरफेस पे जो आया है वो नेगेटिव चार्ज आया है एंड इसके नीचे वाले सरफेस पे प्लस चार्ज आया है। वो क्यों आया, क्योंकि सेकेंड प्लेट में नेगेटिव चार्ज था। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की तरफ है। ठीक है, अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नोट, मीन्स इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट है एंड इस कंडक्टिंग स्लैब क्योंकि इसका नेचर कंडक्टिंग है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखे हुए हैं, इनको d डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है और ये जो कंडक्टिंग स्लैब है इसकी थिकनेस ले रखी है t। अब हम क्या करेंगे, हमें कैपेसिटेंस निकालना है इस केस में। तो देखो हमारे पास देखो नॉर्मल हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैसे निकाला था, हमने पहले v की वैल्यू निकाली थी एंड उसको q/v कर दिया था, वहाँ से कैपेसिटेंस निकल गया था। अब इस बार क्योंकि हमारे पास 2 सरफेसेज हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड एक तरीके से हो रहा है, तो हम एक बार ई नोट के लिए निकालेंगे, ई के लिए निकालेंगे वोल्ट पोटेंशियल और फिर उनको ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो हम यही काम इसमें करने वाले। लेट्स सी, कैपेसिटेंस निकालने के लिए ना हमें पहले टोटल पोटेंशियल चाहिए होगा, फिर उसको q/v कर देंगे तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा इस वाले कंडीशन के लिए। क्लियर है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, v = ed होता है। अब इसमें अब देखो e एंड d, अब इस e नोट के लिए ये d की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो होगी d - t करके। ठीक है, d - t सेपरेशन पता चल गया हमें, प्लस ये e के लिए अगर देखते हैं वैसे तो ये e 0 है बट स्टिल हमें एक बार करके दिखाना होगा, तो e × t, e की वैल्यू यहाँ पे 0 है, हम कंसिडर कर लेते हैं इसे c। ठीक है, तो ई सी जो है हम यहाँ पे हमारा 0 है, 0 × t एंड ये हो जाएगा e नोट d - t। तो ये हो गया हमारा वोल्ट पोटेंशियल यानी कि e नोट d - t। अब जो e नोट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमें क्या पता है, σ/ε0 हमारा पोटेंशियल है वो σ/ε0 d - t ये बन चुका है। अब सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/area एंड ε0 एज इट इज d - t एज इट इज। v की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वी नो दैट कि वो होता है हमारे पास C = Q/v, तो इस वाले फॉर्मूले में ये v की वैल्यू डाल देंगे, तो C = Q/q d - t अपॉन A/ε0। ठीक है, तो एक q से q कैंसिल हो जाएगा और A/ε0 ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा A/ε0 d - t। C = अब हम क्या करेंगे, इस d इसमें से d कॉमन कर लेते हैं, तो A/ε0 d 1 - t/d। ठीक है, अब देखो A/ε0 d ऐसे लिख सकते हैं एंड 1 - t/d। अब ये जो A/ε0 d है, A/ε0 d जो है इसको हम C नोट लिख सकते हैं। ये जो हम कंडीशन ले रहे हैं ना, कंडक्टिंग स्लैब जब हम रखते हैं तो उस केस में कैपेसिटेंस C नोट है और अपॉन में 1 - t/d = C। तो ये C नोट कैसे निकलेगा, C × 1 - t/d मीन्स जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था उसमें कुछ हमारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी कि जो हमारा C नोट न्यू वाला C नोट है इस कंडीशन के लिए वो बढ़ के मिलेगा, जिसका मतलब C नोट इज़ ग्रेटर दैन नॉर्मल C दैट वी गोट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हमारा रिलेशन मिल गया है। अब जैसे हमने कंडक्टिंग स्लैब रख के देखा है वैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख के देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसका कैपेसिटेंस नॉर्मल कैपेसिटेंस से बढ़ता है या फिर उतना ही रहता है या फिर डिक्रीज होता है। लेट्स सी, अब हमारे पास एक कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मीन्स हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखें इस बार, तो उसका कैपेसिटेंस कितना निकलेगा हम वो चेक कर रहे हैं इस बारी। तो हमारे पास देखो 2 पैरेलली हमने प्लेट्स रखी हैं कैपेसिटर की, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड
की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। मीन्स जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नीचे से ऊपर की साइड हो जाएगी, मीन्स ई नोट के जस्ट ऑपोजिट। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कितना होगा हमारे पास, ई इक्वल्स टू ई नोट माइनस ई पी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस के केस में देखो ई पता चल चुका है, हमें निकालनी है टोटल पोटेंशियल कितना है इसके बीच का। पहले टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, सी की वैल्यू निकलेगी, फिर हम उसे कंपेयर करेंगे पिछली बार से इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सेम चीज़ रहती है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए निकली है, जो ई है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है। ठीक है, अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, फिर टोटल पोटेंशियल इन दोनों के लिए निकालेंगे, ई नोट के लिए, ई के लिए, फिर जो पोटेंशियल निकलेगा उसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, फिर कैपेसिटेंस की इस वाली कंडीशन के लिए वैल्यू निकल जाएगी, और फिर हम उस कैपेसिटेंस की वैल्यू को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि बढ़ा है या फिर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। सो V इक्वल्स टू ई नोट, ई नोट के लिए ये सेपरेशन कितना है, D माइनस टी, तो ये कर देंगे D माइनस टी, एंड ये है ई के लिए होगा T। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ई नोट को ना ई नोट की टर्म में लिखेंगे। हमें पता है ई नोट बाई ई जो होता है ना इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से ई की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या निकलेगी, ई नोट बाय के निकलेगी। तो ये वैल्यू ई की यहाँ पर हम डाल देंगे, तो ये जाएगा ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट बाय के इंटू टी। क्लियर है, क्या करेंगे, ई नोट कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा ई नोट, यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस 1 बाय या फिर टी बाय के। क्लियर है, अब देखो ई नोट की वैल्यू क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम अब तक यही देखते आ रहे हैं, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज बाय एरिया एंड एप्सिलॉन नोट एज इट इज, तो डी माइनस टी प्लस टी बाय के। पोटेंशियल हमारा टोटल पोटेंशियल निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नोट चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नोट बाय देखो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए एप्सिलॉन नोट एज इट इज, डी को ऐसे ही रहने दिया माइनस, अब देखो इसमें से एंड इसमें से टी कॉमन कर लिया है, तो जब हम टी कॉमन किया तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस, देखो माइनस साइन के साथ कॉमन किया ही ध्यान रखना, तो इसलिए 1 माइनस 1 बाई के बचे। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन ये आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अपनी फीडबैक, मैं उन पर ज़रूर काम करूँगी। थैंक यू।